वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, साथ में जो उसके रिएक्टेंट है उसका डिसअपीयरेंस का रेट ऑफ रिएक्शन से क्या रिलेशनशिप है ये बताया था, साथ में जो प्रोडक्ट है उसके फार्मेशन का रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में बताया था और मेडिकल भी कराया था। अब हमें ये जानना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं, कारक ऐसे हैं जिसके कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या करे, अफेक्ट करेगा। उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, ज़्यादा होगा या कम होगा, ये हमें जानना है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर हमें पढ़ना है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं हिंदी में सांद्रता। तो कंसंट्रेशन में क्या है कि जो रिएक्टेंट है अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन को आर ओ आर इसको डिनोट करते हैं सिंपल आर से। तो आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन के, कि जब भी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उतना पास होंगे, और पास होंगे तो उनके बीच जो है कोलिजन ज़्यादा तेज़ से होगा। क्योंकि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए जो रिएक्टेंट है उनके बीच क्या होता है, कोलिजन होता है। जब भी वो कोलिजन हुआ तो उससे क्या बनेगा, उससे प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एक कोलिजन थ्योरी है, इसके बारे में भी इसी चैप्टर में आगे आपको पढ़ना है कोलिजन थ्योरी क्या होता है। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रिएक्टेंट क्या होंगे उतने पास होंगे, और जितने पास होंगे उनके कोलिजन की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके वजह से कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो पहला तो ये था कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा हमें देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है टेम्परेचर। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन वो भी बढ़ जाता है। इस चीज़ को अर्हीनियस ने बताया था और उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसको बोलते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या कहा गया था कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, अपने प्रीवियस का हो जाता है, डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन वो दोगुना हो जाता है, ऐसा अर्हीनियस ने कहा था। एक्सपेरिमेंटली इसको ये प्रूव भी हो गया था, ठीक है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों कर जाता है, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट इसको के से डिनोट करते हैं, ये इंक्रीज कर जाता है और ये हो जाता है डबल। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट कांस्टेंट होता है वो हो जाता है डबल, और इसके डबल हो जाने के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन वो भी हो जाता है डबल। तो प्रत्येक जो 10 डिग्री है तो एवरी 10 डिग्री पे होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं एक टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री और दूसरा ले लेते हैं 35 डिग्री। अब इन दो टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है, अगर 25 पे अगर हम रेट कांस्टेंट देखते हैं तो इसको लिखते हैं के 25, और 35 पे अगर देखते हैं तो रेट कांस्टेंट लिख देते हैं 35। तो इसका जो रेशियो होगा, हाइयर से लोअर का रेशियो देखना हमें 35 डिग्री टेम्परेचर पे और डिवाइड बाई के 25 डिग्री टेम्परेचर पे। अब इसकी जो वैल्यू आती है इस वैल्यू को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू आती थी तो प्रत्येक 10 डिग्री जो टेम्परेचर चेंज करते हैं उस समय जो रेट कांस्टेंट जो रेशियो होता है उस रेशियो को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसकी जो वैल्यू क्या आती थी, इसकी वैल्यू आती थी लगभग 2 के बराबर आती थी। तो जनरली तो वैसे इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ रिएक्शन में इसकी जो वैल्यू होती है 2 आती है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जो रेट कांस्टेंट होता है उसका रेशियो होता है, लेकिन इस रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है और किस पे होता है, प्रत्येक 10 डिग्री के अंतर पे होता है। तो 10 डिग्री के डिफरेंस पे, 10 डिग्री टेम्परेचर के डिफरेंस पे जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है उसी रेशियो को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू जनरली 2 होती है लेकिन वेरी करती है 2 से 3 के बीच। तो ये था टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना होता है। ये था सेकंड फैक्टर। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर। तो थर्ड फैक्टर है प्रेशर। अब तीसरा फैक्टर हम देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये देखा गया है कि जनरली प्रेशर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे है एक कंटेनर, इसमें है रिएक्टेंट। अब जब इसका अगर प्रेशर बढ़ाते हैं
तो प्रेशर बढ़ाने पे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे और पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, एक्चुअल में उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इसीलिए प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो ये था तीसरा फैक्टर। अब जो फोर्थ फैक्टर है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का काम क्या है कि वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। तो इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और कुछ कैटलिस्ट क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो इस बेसिस पे जो कैटलिस्ट होता है ये दो टाइप्स का होता है। पहला होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जबकि निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो ये क्या करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन इसको इंक्रीज करेगा और ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। तो ये था फोर्थ फैक्टर। अब पांचवा जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर जैसे ये सरफेस एरिया जितनी ज़्यादा रहेगी उसमें जो दूसरा रिएक्टेंट है उससे से टकराने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो जितना ज़्यादा जो है कोलिजन होता है उतना ज़्यादा उसके प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। और सरफेस एरिया ज़्यादा कब होंगे, जब जो भी रिएक्टेंट है उसको जितना छोटा छोटा बना दिया जाए, उसका क्या बना दे, चूड़ बना दे, पाउडर बना दे। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट में करना क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट को अगर हम पाउडर के फॉर्म में लेते हैं, तो अगर पाउडर के फॉर्म में लेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था पांचवा फैक्टर। सिक्स फैक्टर है मीडियम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ ले देते हैं 6 मीडियम। तो जो सॉल्वेंट होता है, जो रिएक्टेंट जिसके अंदर मिलाते हैं, जिसके अंदर डिजॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट होता है ये दो टाइप्स का हो सकता है। एक होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट दो टाइप का होगा, एक होगा पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। पोलर को हिंदी बोलते हैं ध्रुवीय और नॉन पोलर को बोलते हैं अध्रुवीय। तो दो टाइप के सॉल्वेंट हो सकते हैं, एक होते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। और जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट भी दो टाइप्स के होते हैं। जो रिएक्टेंट हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। ये भी एक होते हैं आयनिक रिएक्टेंट होता है और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट होता है। जो रिएक्टेंट होंगे वो भी दो टाइप के होंगे, एक होंगे आयनिक, दूसरा होगा मॉलिक्यूलर। अब जो आयनिक रिएक्टेंट होता है वो पोलर सॉल्वेंट में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, और जबकि जो मॉलिक्यूलर होता है वो नॉन पोलर में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। तो कभी भी सॉल्वेंट में जो आसानी से डिजॉल्व होगा वही जो क्या उसी का रिएक्शन तेज होगा। तो अगर सॉल्वेंट पोलर है तो इसमें अगर हम लेते हैं आयनिक रिएक्टेंट तो इस समय जो रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरह अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं मॉलिक्यूलर अगर रिएक्टेंट है तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। वह इसको अगर हम इंटरचेंज कर देंगे कि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें अगर आयनिक रिएक्टेंट को ले आएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। उसी तरह अगर पोलर सॉल्वेंट है, इसमें अगर मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट जाएगा तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। तो ये था 6 फैक्टर, जिसमें था कि सॉल्वेंट के नेचर हो गया या फिर सॉल्वेंट का क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। अब जो 7वां फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 7th वाला, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण, जो सनलाइट आ रहा है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें ये देखा गया, एक रिएक्शन लेते हैं, हाइड्रोजन है और साथ में क्लोरीन है, और ये दोनों मिलके बनाता है HCl। ठीक है, तो जब भी ये बना रहा है तो इसमें 3 कंडीशन हमें देखना है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों में सेम चीज़ है। तो ये वाला रिएक्शन कराते हैं डार्क में, इसको कराते हैं डे में, और इसको कराते हैं सनलाइट में। इसको सनलाइट में कराते हैं। तो तीनों में ये देखा गया है कि जब इसको डार्क में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो HCl का अमाउंट है बहुत कम बनता है, वेरी लेस अमाउंट बनता है।
वेरी लेस अमाउंट। जबकि डे में कराते हैं तो इसके कंपेयर में इसका अमाउंट बनता है, ये बना देता है, HCl बना लेता है। लेकिन अगर सनलाइट में कराते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट बनता है, HCl बनेगा और इसका अमाउंट क्या होगा, वेरी लार्ज होगा, वेरी लार्ज अमाउंट। तो ये बनता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट बनता है। तो डे में कराते हैं तो यहाँ भी बन जाता है HCl, लेकिन इसका अमाउंट क्या होता है, लेस होता है, लेस अमाउंट बनेगा ये। जबकि अगर इसको सनलाइट में कराते हैं तो इसका अमाउंट क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ बन जाता है HCl बनेगा, इसका बनेगा लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। तो इस टाइप को रिएक्शन को जिसमें सनलाइट आ रहा है, सनलाइट के कारण वो रिएक्शन हो रहा है, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो इसका नाम हो जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन। और फोटोकेमिकल रिएक्शन का एक और एग्जांपल वो बताते हैं, ये तो एक ही एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल यहाँ बता देते हैं। तो दूसरा एग्जांपल होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों मिलेगा और मिलने के बाद क्या बनाता है, यहाँ पे ये बना लेता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, ये बनाता है। और साथ में क्या बनाएगा, साथ में बनाएगा ऑक्सीजन और साथ में निकलेगा बहुत सारा एनर्जी। टोटल ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और ये होता है प्लांट में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में ग्लूकोज बनाता है, साथ में ऑक्सीजन बनाता है और बहुत सारा एनर्जी निकालता है। अब अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ लिख देंगे 6 कार्बन बैलेंस हो गया। उसके अलावा हाइड्रोजन अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे लिख देंगे 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमको ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ पे लिख देंगे 6 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब जो 8वां फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। यहाँ पे भी लिख देते हैं फिजिकल स्टेट। तो इसमें क्या देखना है, जो रिएक्टेंट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। तो ये इसका फिजिकल स्टेट है। तो इस फिजिकल स्टेट में जो गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो अगर इसके मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है तो किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट अगर गैस है तो उसका प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तेज़ होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो गैस में ज़्यादा तेज़ी से होगा, इससे धीरा होगा लिक्विड में और सबसे धीरा होता है सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है कम होती है, लिक्विड की उससे ज़्यादा होती है और गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपके 8 फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें जानना है। एक बार दोबारा रिवीजन करा देते हैं। पहला था कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे जो रेट होता था वो क्या होता था, इंक्रीज हो जाता था। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी जो रेट होता बढ़ जाता था और कितना होता था, प्रत्येक 10 डिग्री बढ़ाने पे जो रेट होता था वो कितना होता था, डबल हो जाता था। तीसरा है प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जिसके कारण भी ये क्या होगा, रेट इसका भी इंक्रीज कर जाएगा। अगला है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में 2 टाइप्स के होते थे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। एक के कारण रेट बढ़ता था और निगेटिव के कारण क्या होता था, रेट घट जाता था। अगला था सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अगला था मीडियम ऑफ सॉल्वेंट, तो मीडियम ऑफ सॉल्वेंट में 2 टाइप के सॉल्वेंट होते थे, एक सॉल्वेंट होता था पोलर और दूसरा सॉल्वेंट होता था नॉन पोलर। तो जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें जो आयनिक रिएक्टेंट होगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, जबकि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगला है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, तो बहुत सारे में रेडिएशन का भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे सनलाइट का या फिर अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है और उसके अलावा फोटोकेमिकल रिएक्शन में होता था। तो रेडिएशन से भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अगला है फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में हमें यही देखना है सॉलिड लिक्विड गैस में, तो गैस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में। तो ये आपका टोटल था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा।